लास्ट क्लास के वीडियो में हमने गलती से चैप्टर 6 डिक्लेयर किया था, लेकिन ये चैप्टर 7 है, चैप्टर 6 नहीं है। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा के इंट्रोडक्शन को मैंने देख लिया था, और कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं इसके बारे में भी एक ब्रीफ हमने देखा था, और साथ ही साथ इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को भी डिस्क्राइब किया था, और उनके छोटे से दो कोड्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले एक कंडीशनल स्टेटमेंट की और, जिसका नाम है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। यानी कि ये पिछला जो वीडियो था उसमें हमने सिर्फ दो ही स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। पहला था इफ़ एंड दूसरा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और ये जो है ये उससे एक स्टेप आगे है। अगर हम इसको थोड़ा सा आपको इलैबोरेट कर दें डिफिनेशन और बाकी डिस्क्रिप्शन के जाने के पहले, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँ कि इफ़ कंडीशन जो था हमने लास्ट क्लास के वीडियो में देखा था, वो सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे ही आपका सारा रिजल्ट डिपेंड करता है, तो उस वक्त हम ओनली इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन कंडीशंस प्रेजेंट हैं, या फिर आपको यूँ कहूँ कि एक कंडीशन के ट्रू होने पे एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और उस पहले कंडीशन के फॉल्स होने पे आपका दूसरा कोई स्टेटमेंट रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, तब आप यूज़ करोगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपके पास दो कंडीशन के अलावा अगर आपके पास दो से ज़्यादा कंडीशन है, तो क्या करेंगे आप? तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ही आज का ये वीडियो है, जिसको हम फुलफिल करेंगे एक नए स्टेटमेंट के मदद से, दैट इज इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इट इज अ लॉजिकल सिचुएशन इन विच मोर देन वन एक्शंस आर टू बी परफॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफाइड कंडीशन। हमने पहले इसके बारे में आपको बताया कि अगर आपके पास एक से या दो से ज्यादा लॉजिकल सिचुएशंस हैं, लॉजिकल सिचुएशन का मतलब बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर ज़्यादा डिसीजंस लेने का कैपेसिटी है, एक से दो से ज़्यादा कैपेसिटी है डिसीजंस लेने के, लॉजिकल सिचुएशंस को हैंडल करने का, तो आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। कैसे इसका यूज़ करना है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहूँ। देखिए, when the condition 1 is true then it perform statement 1। अब बोलोगे सर अब ये कंडीशन 1 कौन सा है और ये स्टेटमेंट 1 कौन सा है, मैं आपको बताऊंगा। आगे एक सिंटैक्स है, मैं यहाँ पर आपको एक सिंटैक्स बताऊंगा, तो मैं पहले आपको उस सिंटैक्स को ही दिखा देता हूँ। देखें कि अगर आपके पास सबसे पहले ये जो लिखने का तरीका है, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि इफ़, उसके बाद कंडीशन 1, सिंटैक्स है, ये लिखने का तरीका है, ये एग्जाम्पल नहीं है। इफ़ कंडीशन 1, अगर आपको सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर आपने एक कंडीशन 1 लिखा है और ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो क्या होगा? देन इट परफॉर्म्स स्टेटमेंट 1, तो ये स्टेटमेंट 1 को परफॉर्म कर देगा। इन केस बाय चांस मान लेते हैं कि कंडीशन 1 इज बिकम फॉल्स, और ये मान लेते हैं कि अगर ये फॉल्स हो जाए तो क्या, तो हमारे पास कंट्रोल जो है वो चला जाएगा एल्स इफ पार्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो यहाँ पर एल्स इफ पार्ट। कौन सा एल्स इफ पार्ट होगा हमारा? देखें, कंडीशन हमारा चला गया यहाँ पर एल्स इफ पार्ट में। एल्स इफ पार्ट इसके पहले हमने नहीं देखा है, उसमें सिर्फ इफ था और एक एल्स था, लेकिन यहाँ पर देखें एल्स के साथ एक इफ आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये जो इफ है इसके साथ एक कंडीशन और अटैच्ड है कि अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स साबित हो जाता है तो आप क्या करोगे? आपका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल चला जाएगा इस दूसरे वाले कंडीशन के पास, जो कि एल्स इफ पार्ट में लिखा हुआ रहेगा।
और अगर ये कंडीशन आपका जो ट्रू है एग्जीक्यूट करता है, चेक करते हैं कंडीशन को, और अगर ये ट्रू हो जाता है देन द कंट्रोल एग्जीक्यूट्स स्टेटमेंट 2। अपने आप आपका जो इस एल्स इफ वाले पार्ट के अंदर में आपका स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट 2 ही लिखा रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो वहां पर आपका स्टेटमेंट 2 कुछ और मैसेज के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट 2 ही लिखना होगा हर बार आपको, ये तो बस एक सिंटैक्स है। और अगर ये वाला भी एग्जीक्यूट ना हुआ, यानी कि ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया, तो क्या होगा? अगर ये कंडीशन भी आपका फॉल्स हुआ तब क्या? तब कंट्रोल आपका चला जाएगा इसके बाद वाले कंडीशन में। अगर इसके बाद आपका फर्दर कोई कंडीशन नहीं है तो सिर्फ एल्स लिखने से ही हमारा काम हो जाएगा। और अगर आपके पास और भी कंडीशन है तो आप यहां पर एल्स के बाद इफ और फिर वो कंडीशन लिख सकते हो। तो अगर आपके पास 2 ही कंडीशंस हैं तो थर्ड नंबर के लिए कंडीशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली एल्स लिख करके आप स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। चले छोटा सा एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप का, एक है हमारे पास a = 8 और एक है b = 5। अब हम इस इफ एल्स इफ कंडीशन को करेंगे यहां पर अप्लाई। कैसे काम होगा देखें। अगर हम पहली बार चेक कर रहे हैं कि क्या a इज ग्रेटर देन b है, ऐसा हम चेक कर रहे हैं, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर में स्टेटमेंट 1 लिखा रहेगा, जो भी इसके अंदर में लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या a ग्रेटर देन b है, तो a का वैल्यू है 8 एंड b का वैल्यू है 5, तो ऑब्वियसली बात है 8 इज ग्रेटर देन 5। तो इसके अंदर में जो भी लिखा रहेगा उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसके अंदर में लिखा हुआ है system.out.println फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो ये जो स्टेटमेंट 1 था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया इस स्टेटमेंट के साथ। तो स्टेटमेंट 1 इज अ सिंटैक्स, यही आपका हर बार होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर ये वाला हम देखते हैं कि 8 इज ग्रेटर देन 5, तो मेरे स्क्रीन पे प्रिंट होगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। और अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए ऐसा कि आपका यहां पर a = 8 नहीं है, आपके पास a सपोज कर लें कि a 4 है और b = 5 नहीं है, b = 9 है, तब क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या? क्या a b से बड़ा है? इस कंडीशन में देखें, क्या a का वैल्यू बड़ा है b के वैल्यू से? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर अगर ये फॉल्स है दैट मीन्स ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तब क्या करें? तब इसके बाद का जो कंडीशन होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। क्या कंडीशन है? एल्स इफ b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a, तो b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू 9 है। क्या 9 ग्रेटर देन 4 है? ऑब्वियसली 9 ग्रेटर देन 4 है। ऑब्वियसली बात है, ये ट्रू हुआ और इसके ट्रू होने पर मेरा इसके अंदर में लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। मैं इसके अंदर लिखा हूं system.out.println सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं ये डेटा लिखता हूं तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, तो मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यही स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम एक और कंडीशन का बात करें जहां पर ऐसा है कि int a = 2 और कोमा b = also 2, इस कंडीशन के बारे में आप क्या कहोगे? क्या ये कंडीशन इसमें अप्लाई होगा? क्या 2 इज ग्रेटर देन 2? क्या 2 इज ग्रेटर देन 2 होगा? आप बोलोगे नहीं सर। चलिए कंट्रोल चलाएगा इसके अंदर में, इसके पास चलाएगा, यहां चेक करेंगे क्या 2 इज लेस देन 2? नहीं, ये भी गलत है। तो फिर क्या? तो फिर इसके बाद का कंट्रोल अगर आपके पास कंडीशन है तो वहां आएगा एल्स वाला पार्ट में।
अगर ये दोनों ही फॉल्स है, ये दोनों ही अगर फॉल्स है तो लास्ट में जो भी कंडीशन बचेगा वो इस एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सिर्फ 2 ही बार चांसेस रहेगा कंडीशन अप्लाई करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4, आप कितनों बार भी इफ के बाद कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। या जैसे लिखे हो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, फिर लिखे हो एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए, फिर आप लिख सकते हो एल्स इफ बी इज डबल इक्वल टू ए, ये भी लिख सकते हो आप। ऑलराइट, तो अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होता है तो लास्ट में बचा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बोथ द नंबर्स आर इक्वल, ये स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों नंबर इक्वल है तो बचा क्या, वही, तो इसलिए ये एग्जीक्यूट कर जाएगा और ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ये छोटा सा कोड था जिसके थ्रू मैंने आपको सिंटैक्स को समझाने का कोशिश किया। चलें अब एक छोटा सा प्रोग्रामिंग को कर लेते हैं अपने BlueJ के मदद से, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिले। क्योंकि BlueJ के मदद से अगर हम प्रोग्राम को करते हैं तो उसको रन करके भी हम देख सकते हैं कि एक्चुअली में इसका यूज़, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है हमारा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखें कि राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू, WAP मतलब होता है राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू एंटर 2 numbers and check if the first number is greater than the display square of the smaller number and cube of greater number। मतलब मुझे 2 नंबर पहले एंटर करना होगा और फिर मुझे चेक करना होगा कि दोनों में से बड़ा कौन है। अगर पहला वाला नंबर बड़ा होता है तो आपको करना क्या है कि स्क्वायर निकालना है छोटे वाले नंबर का और क्यूब निकालना है बड़े वाले नंबर का। अदरवाइज, और अगर पहला वाला कंडीशन अगर आपका यहाँ पर चेक करने के लिए जो बोला गया ये अगर फॉल्स होता है, देन डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड क्यूब ऑफ स्मॉलर नंबर। तो आपको ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट करवाना है। और अगर ये भी फॉल्स होता है तो आपको स्क्रीन पर प्रिंट कर देना है कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। ऑलराइट, तो इसे करने के लिए चलते हैं अपने BlueJ के स्क्रीन पर। देखें, इसके लिए सबसे पहले आपको एक बनाना पड़ेगा न्यू क्लास में क्लिक करके एक क्लास। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डेमो नाम का एक क्लास बना रखा है, मैं इसी में काम करूंगा। अगर आपको मन करे तो आप यहाँ पर न्यू क्लास में क्लिक करके यहाँ पर क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा बिना किसी स्पेस के, आपको लिख लेना है नाम। और फिर सपोज कर ले यहाँ आप लिख रहे हो, इस तरह से कोई नाम लिख ले रहे हो और ओके में क्लिक कर देना है। इससे आपका एक क्लास क्रिएट हो जाएगा। मैं इसी क्लास को यूज़ करूँगा। चलें, इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर में लिखी हुई जो डेटा है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लेने बोला गया है 2 नंबर। तो 2 नंबर सपोज कर लेते हैं int a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। मैं अभी फिलहाल इसे स्टैटिकली बना रहा हूँ। प्रोग्रामिंग जो मेरा स्टाइल है इस प्रोग्रामिंग को करने का, ये स्टैटिक प्रोग्रामिंग है। यानी मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को अभी यूज़ कर ले रहा हूँ तुरंत। मैंने मतलब बोलने का ये है कि a और b वेरिएबल के अंदर में मैं वैल्यूज़ को प्रोग्राम को लिखते वक्त ही डाल दे रहा हूँ। यूज़र इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन यूज़र के अकॉर्डिंग चेंज करना अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी एक प्रोग्रामिंग बन सकता है जिसे हम लोग कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो पहले मैं ऐसे बता देता हूँ, उसके बाद डायनामिकली मैं ऐसे करने का कोशिश करूँगा। और नहीं तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं डायनामिकली ही बना देता हूँ। डायनामिकली ज़्यादा आपके लिए सुविधा होगा समझना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा एक कीवर्ड को इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। आप चाहो तो आईओ पैकेज से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आईओ पैकेज से कैसे बनाते हैं उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। वीडियो में आपको सजेस्टेड लिस्ट में आई के आइकॉन में क्लिक करके, यहाँ ऊपर में आई का आइकॉन रहेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके उस सजेस्टेड वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको आईओ पैकेज कैसे इस्तेमाल करना है आपको सिखाई गई है, उसको आप देख सकते हो। तो चलें, यूटिल पैकेज के लिए यहाँ लिखता हूँ मैं सबसे पहले स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड इसके अंदर लिखना पड़ता है system डॉट इन एंड आफ्टर दैट सेमीकोलन।
and after that I will print a message, system.out.println, and after that I will print enter 2 numbers, and इसके बाद मैं एक मैसेज और डिस्प्ले करना चाहूँगा स्क्रीन पे। वो मैसेज कुछ ऐसा रहेगा कि पहला नंबर अगर मैं वेरिएबल a के अंदर में स्टोर कर रहा हूँ तो लिखूँगा a इज इक्वल टू, और यहाँ पर ln नहीं लिखूँगा। ये मेरा अपना खुद का स्टाइल है प्रोग्रामिंग लिखने का। ज़रूरी नहीं कि आप भी इस तरह से ही काम करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये डेटा देने का कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ये मैसेज। और इसके बाद लिख लेता हूँ मैं int a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और ये हो गया मेरा काम ख़त्म। और वैसा ही एक और मैसेज मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा इस b नाम के मैसेज के बाद, जहाँ मैं लिखूँगा int b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। 2 नंबर तो एंटर हो गए। अब करना क्या है, अब इन दोनों नंबर को मुझे कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है। तो लिखता हूँ मैं सबसे पहले इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a का वैल्यू बड़ा होगा b से तो क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में मुझे निकालने बोला गया है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर और ग्रेटर नंबर का क्यूब। तो अगर ऐसा कंडीशन एग्जीक्यूट होता है तो इसका मतलब a ग्रेटर होगा और b स्मॉलर होगा। तो स्मॉलर नंबर का निकालना है क्यूब, तो सॉरी स्मॉलर नंबर का निकालना है स्क्वायर। तो सपोज कर लेते हैं int s इज इक्वल टू, स्मॉलर नंबर का निकालना है स्क्वायर। तो स्मॉलर नंबर कौन है यहाँ पर, स्मॉलर नंबर है b, देन b मल्टीप्लाइड बाय b, दैट्स इट। और बड़े नंबर का निकालना है क्यूब, c इज इक्वल टू a इंटू a। ऑब्वियसली यही काम मुझे करना है। तो मैं इतना करने के बाद इसे कर दूंगा डिस्प्ले, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैं लिखूंगा अंदर में स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, एंड प्लस दे करके मैं यहाँ पर s प्रिंट कर दूंगा, और उसके बाद इस जो क्यूब है ग्रेटर नंबर का उसे प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्यूब ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू c। ओके, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा काम खत्म। यहाँ पर ये अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये कंडीशंस एग्जीक्यूट करेंगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तब क्या, तो उसके लिए एल्स इफ व्हाट b इज ग्रेटर देन a। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन छोटा हुआ फिर इसके हिसाब से, इसके हिसाब से छोटा हो गया इंटीजर s इज इक्वल टू, यहाँ पर छोटा हो गया a। तो करना क्या है, a इंटू a एंड int c इज इक्वल टू b इंटू b। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा काम खत्म यहाँ पर, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो इसके बाद मुझे करना होगा इसे प्रिंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉपी करके इसे मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू s एंड क्यूब ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू c, यानी कि क्यूब। एंड आफ्टर दैट अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होता तो इसके बाद सीधा एल्स लिख के हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक कंडीशन सिंपली, कि ये 2 कंडीशन नहीं, एक कंडीशन कि बोथ द नंबर्स आर इक्वल, both the numbers are equal. All right, after that our job has been completed. So ये हमारा काम हो रहा है। All right, तो अब इसे कर लेते हैं कंपाइल। सबसे पहले कंपाइल करने में मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो मैं इसे क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद इसे मैं रन करता हूँ। रन करने पे मुझे सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे कुछ ऐसा कि इंटर 2 नंबर, जिसमें से सबसे पहला नंबर a है, सपोज a इज 10,
एंड b इज इक्वल टू सपोज 12, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 100 एंड इन दोनों में स्मॉलर ऑब्वियस ही बात है, स्मॉलर ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 एंड क्यूब ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 144। तो बस यही इतना सा प्रोग्राम है। अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ दोनों ही नंबर को सेम, तो 10 एंड 10, तो मुझे डिस्प्ले होगा बोथ द नंबर आर इक्वल। तो इसमें क्या हुआ कि पहला जो दो, ये देखिए a का वैल्यू भी 10 है, b का वैल्यू भी 10 है, तो यहाँ पर आपका दोनों ही वैल्यूज सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो सबसे लास्ट वाला कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि दोनों ही नंबर इक्वल हैं, ठीक है। उसमें आपका ये दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो के थ्रू इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी। मैं आने वाले वीडियो में आपको इफ एल्स और इफ एल्स इफ के बारे में और भी बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये चैनल पे आए हुए नए हो तो डेफिनेटली चैनल को बिना सोचे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे वीडियो का और आप इन वीडियोस को बिल्कुल मिस नहीं करोगे। डेफिनेटली मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो और एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।